जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से पैरम जीएस विधर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती दोस्तों, जिसमें हम लोग 19,838 भर्ती को देख रहे हैं, जिसमें आपको हम एक महीना पहले आपको बताए थे हम कि हम एक महीना का हमको समय दीजिए, हमारे पास तैयारी कीजिए। आपको हम ज़बरदस्त दोस्तों क्या करेंगे, तैयार कर देंगे आपको एग्जाम के लिए। आपको हम बताए थे कि हम 2 तरीके से आपको पढ़ाएंगे। जीएस का निचोड़ करवा दिए थे दोस्तों, और आपको पीवाईक्यू सीरीज हम चालू किए थे दोस्तों। मतलब हमारी 2 सीरीज दोस्तों चली थी, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू के साथ साथ अपना क्या किए थे, जीएस का जो निचोड़ था दोस्तों, हम लोग शॉर्ट टाइम में दोस्तों क्या किए थे, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक को दोस्तों समझने का प्रयास किए थे। और साथ साथ दोस्तों हम उसका पीवाईक्यू भी किए थे दोस्तों। तो आज दोस्तों हमारा पीवाईक्यू सीरीज में दोस्तों क्या है, बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी का दोस्तों हम लोग का पीवाईक्यू बचा हुआ था, तो दोस्तों हम लोग अंतिम पड़ाव में है। इसके बाद दोस्तों हमारा इकोनॉमिक्स बचेगा, वो दोस्तों हमारा लास्ट होगा। उसके बाद जो भी दोस्तों कुछ आपको डाउट्स रहेगा, जैसे करंट अफेयर का हो गया, तो करंट अफेयर का आपको मेन टॉपिक दोस्तों हम पढ़ाएंगे, जहाँ से आपको जो भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वहाँ से आपको कोशिश करेंगे दोस्तों कि इस टॉपिक से आपके समझ विकसित हो जाए, ताकि उससे प्रश्न अगर आए तो जो छूटे आपसे नहीं। आज दोस्तों हमारा बायोलॉजी का जो आज चलेगा दोस्तों, इसमें लगभग आपको बिहार पुलिस में जब से दोस्तों एग्ज़ाम लेना शुरू किया है, लगभग 2023 तक का दोस्तों हम लोग इसमें क्वेश्चन को कवर करेंगे। और इसमें लगभग दोस्तों हम लोग बायोलॉजी में लगभग 400 350 से लेकर 400 प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। लेकिन हम एक पार्ट में आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वीडियो दोस्तों लंबा हो जाने पर आपको थोड़ा सा अच्छा लगता नहीं है, आप दोस्तों लंबे वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं। इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 2 पार्ट करके पढ़ाएंगे। लंबे वीडियो देखना दोस्तों तभी पसंद करते हैं आप, जब सामने से इंसान कोई आपको पढ़ा रहा है। अब हम आपको सामने से तो पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपको हम ऐसे बताएंगे तो आपको दोस्तों क्लास करने में अच्छा लगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय के बाद शुरू करते हैं। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर दोस्तों नए आए हैं और जिनका बिहार पुलिस का दोस्तों एग्जाम है, जैसा कि आपको पता है कि 16 जुलाई को जिनका एग्जाम दोस्तों, उनका एडमिट कार्ड भी दोस्तों जाहिर हो गया, तो वो अपना एडमिट कार्ड भी देख लीजिएगा कहाँ पर आपका सेंटर गया है, कौन से स्कूल में गया है दोस्तों। और जो बच्चा बता रहे हैं कि जो बच्चे नए हमसे जुड़ रहे हैं दोस्तों, तो उनको बता दें कि अगर बिहार पुलिस का एग्जाम है, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको पर्याप्त मात्रा में पीवाईक्यू सीरीज हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज, सबसे खास बात यही है कि आपको हम पीवाईक्यू करवाएं, लेकिन दोस्तों क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट का टॉपिक, हर एक टॉपिक। जैसे मान लीजिए हम बायोलॉजी आज करेंगे, तो बायोलॉजी का आपका जीवों का वर्गीकरण हो गया, जीवों की शाखाएं हो गई दोस्तों। उसके बाद हम लोग उत्तक हो गया, आपका जैव प्रक्रम हो गया, ये जितनी भी चीज़ें दोस्तों सबको हम टॉपिक वाइज करेंगे। और कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न बने, तो सभी को हम देखेंगे। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं, जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा दोस्तों, वहाँ प्लेलिस्ट का ग्रुप बना हुआ है जो आपका, वहाँ पर जाइएगा। वहाँ पर आपको 2 बिहार पुलिस के लिए स्पेशल क्लास दोस्तों, एक आपको जीएस का निचोड़ है, और आपका बिहार पुलिस बिहार दौरा का दोस्तों क्या है, एक पीवाईक्यू का दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से देख करके आप अपना तैयारी को दोस्तों एक नया आयाम दे सकते हैं। जो भी आपके पास समय बचा हुआ है 10 से 15 दिन, उसका दोस्तों अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो आज का हमारा क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि शब्द सेरीकल्चर, नाम सुने होंगे कि सेरीकल्चर का संबंध किया है। तो सेरीकल्चर सर क्या होता है, तो रेशम कीट का जो पालन होता है सर, उसको कहते हैं सेरीकल्चर। कुछ कुछ और याद रखिएगा जिसका हम लोग पालन करते हैं, उसका कुछ कुछ नाम होता है दोस्तों, उसको जो आपसे प्रश्न बनते हैं। जैसे विटीकल्चर होता है अंगूरी खेती करना, पीसीकल्चर होता है मत्स्य पालन करना दोस्तों, मतलब मछली का पालन करना, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन करना, वर्मीकल्चर केचुआ पालन करना दोस्तों, और हार्टिकल्चर जिसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, बागवानी जो फसल होते हैं दोस्तों, उसका उत्पादन करना ही कराता है आपका हॉर्टिकल्चर। आगे जाते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी दोनों याद रखिएगा। जो फाइकोलॉजी दोस्तों होता है शैवाल का अध्ययन, किसका होता है, शैवाल का अध्ययन होता है। और जो माइकोलॉजी होता है दोस्तों, किसका होता है, कवक का अध्ययन होता है। शैवाल और कवक याद रखिएगा। जो सवाल आपका होता है वही दोस्तों क्या है, आपका काई है। कवक देखे होंगे, गोबर छत्ता वगैरह, मशरूम, वही का होता है, कवक का ही रूप होता है। इसको भी देखिएगा। फाइकोलॉजी आपका शैवालों का अध्ययन होता है, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया का अध्ययन होता है, वायरोलॉजी बोलेगा तो वायरस का अध्ययन होता है, मॉर्फोलॉजी आपका पादप के आकारीय संरचना जो होता है तो उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। पैलिएंटोलॉजी दोस्तों हम लोग जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म कहने का मतलब जो जीव जंतु होते हैं दोस्तों, जीव जंतु हो गए हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो क्या होते हैं, उनका जब अंतिम समय दोस्तों आता है, तो देखते होंगे कि चट्टानों के बीच में दोस्तों क्या होता है, उनके कुछ अवशेष मिलते हैं, जीवों के कुछ अंश मिलते हैं, पेड़ पौधे के अंश मिलते हैं, उसी कहते हैं जीवाश्म। अगर उसका हम लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों, कहलाता है पैलिएंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पैलिएंटोलॉजी। इसको भी ध्यान दीजिएगा। स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे, तो स्वर्णिम क्रांति का संबंध दोस्तों आपका उद्यान कृषि से। जो उद्यान कृषि होते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो स्वर्णिम क्रांति दोस्तों कहा जाता है। हरित क्रांति के बारे में सुने होंगे, आपका खाद्यान्न उत्पादन, एम एस स्वामीनाथन का नाम सुने होंगे। श्वेत क्रांति का नाम सुने होंगे दोस्तों, दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन, ये ध्यान दीजिएगा। तो स्वर्णिम क्रांति हम बता दिए, ये क्या है दोस्तों, वही आपका उद्यान का उत्पादन, या इसको दोस्तों शहद उत्पादन तथा बागवानी, जिससे दोनों से संबंधित, इसको ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला है फूलों के संवर्धन के लिए विज्ञान। फूलों को जो संवर्धन होता है उसके लिए, मतलब ये सिंपल समझिए कि फूलों का जो अध्ययन क्या कहलाता है, तो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। सब्जियों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फलों का अध्ययन आपका
पोमोलॉजी कहलाता है दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। मधुमक्खी पालन के बारे में बता दिए थे। एपीकल्चर होता है, क्या होता है एपीकल्चर, रेशम कीट पालन होता है आपका सेरिकल्चर। आगे आते हैं एगेस्ट्रोलॉजी। एगेस्ट्रोलॉजी दोस्तों किसका अध्ययन होता है, तो ये घास का दोस्तों अध्ययन होता है। एगेस्ट्रोलॉजी होता है, क्या होता है, घासों का अध्ययन को हम लोग करते हैं। रेशम कीड़े का पालन क्या कहलाता है दोस्तों, तो रेशम कीड़े का पालन क्या आता है, सेरिकल्चर। इस चैप्टर से दोस्तों हमेशा प्रश्न बने, यह ध्यान दीजिएगा। नेफ्रोलॉजी दोस्तों क्या होता है, तो गुर्दे जो होता है आपका, किडनी, उसका अध्ययन करते हैं तो कहलाता है नेफ्रोलॉजी, क्योंकि आपको पता है किडनी की इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन होती है दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं कोशिका। तो कोशिका से कैसे कैसे प्रश्न आता है उसको देखते हैं थोड़ा सा। किस कोशिकाओं को कोशिका का ऊर्जागृह कहता है। ऊर्जागृह मतलब कोशिका, आपको पता है तो कोशिका में दोस्तों बहुत सारे उसके अंग होते हैं, जैसे हम लोग बॉडी होते हैं तो बॉडी में बहुत सारे हमारे अंग होते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है, जो हमारे बॉडी का जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है वो क्या कहलाता है, कोशिका कहलाता है। कोशिका के अंदर दोस्तों आपको बहुत सारे क्या होते हैं, कोशिका के बोले तो अंग बोल सकते हैं हम लोग। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपका तो राइबोसोम होता है, केंद्रक आपका होता है लाइसोसोम होता है, ये सब क्या है, कोशिका का दोस्तों मतलब अंग है। तो इसी में दोस्तों जो अंग है सबका अलग अलग काम होता है। जैसे कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि दोस्तों क्या करता है, ये जो कोशिका का जो श्वसन, इसको हम लोग कहते हैं श्वसन गृह, मतलब कोशिका में दोस्तों सांस लेने का जो काम करता है कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए कहते हैं कोशिका का इसको पावर हाउस दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन कि कौर कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, ये कौन सा पदार्थ होता है दोस्तों, तो कौर की जो भित्ति होती है उस पर जो जमा होता है दोस्तों होता है सुबेरिन। क्या होता है, सुबेरिन दोस्तों जमा होता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन है, मतलब कोशिका जो झिल्ली होती है दोस्तों, ये क्या तो पादप और जंतु कोशिका दोनों मिलता है आपको। तो जो प्रचुर लिपिड होता है दोस्तों वो किस चीज़ का, मतलब सबसे सर्वाधिक जो प्रचुर लिपिड होता है वो कौन है आपको बताना है। तो फास्फोलिपिड जो दोस्तों उसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली में आपको प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में देखने के लिए मिलता है। आगे है कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है। तो जो कोशिका होता है दोस्तों, इस तरह से हम लोग देखें आपका ये भी पावर हाउस ऑफ कोशिका कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, फिर प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री बोलेगा दोस्तों तो किसको कहिएगा, राइबोसोम को। मतलब कि राइबोसोम जहाँ जाएगा समझिए क्या उसका प्रोटीन का संश्लेषण करने का दोस्तों काम करता है। और ये आपको कहाँ मिलता है दोस्तों, तो कोशिका के ही एक अंग होता है जिसका नाम है आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका दोस्तों, अंतःप्रद्रव्य जालिका, वहाँ पर इसका दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा ये राइबोसोम। आगे आते हैं हम लोग, कोशिका में सूत्रकणिका कार्य क्या है। सूत्रकणिका दोस्तों कुछ और नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपका, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो सर माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा पैदा करता है, वही मतलब कि श्वसन, अगर आप सांस लेगा दोस्तों आप में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा, इस तरह से कोशिका में दोस्तों नहीं होता है। आगे आते हैं तो कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है। तो कोशिका में कुछ पदार्थों को आने देना, कुछ पदार्थों को नहीं आने देना, तो ये काम करता है कोशिका झिल्ली। कौन करता है, कोशिका झिल्ली। इसीलिए कोशिका झिल्ली को कहता है क्या होते हैं, अर्धपारगम्य होते हैं। क्या होते हैं ये, अर्धपारगम्य होते हैं। राइबोसोम किसकी सतह पर होता है, वही बता रहे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा आपको राइबोसोम। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है। जैसे हम लोग का दोस्तों बॉडी है, बॉडी में जो होता है दोस्तों, तो हम लोग पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा था, ब्रेन कर रहा है। उसी तरह से कोशिका को कौन कंट्रोल करता है दोस्तों, तो कोशिका को कंट्रोल करने का काम उसमें दोस्तों न्यूक्लियस होता है, जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। न्यूक्लियस को हम लोग केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों की थी, कब, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न है प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता, मतलब कि जंतु कोशिका प्राणी कोशिका में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये सेल भित्ति देख रहे हैं, सेल भित्ति दोस्तों, कोशिका भित्ति को ही हम सेल भित्ति कहते हैं। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होता है। कहाँ होता है, पादप में, प्राणी में दोस्तों नहीं होता। और ये सेल्यूलॉज का बना होता है, किसका बना होता है, सेल्यूलॉज का बना होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर बोले कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलॉज की बनी होती है, सिर्फ पादप मिलती है। कोशिका की आत्महत्या की थैली दोस्तों कहा जाता है, तो ये लाइसोसोम को हम लोग कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है। तो कवक की कोशिका भित्ति मतलब सिंपल समझिए किस चीज़ की बनी होती है, तो ये काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों, काइटिन की बनी होती है। वही पादप का बता दिए, तो सेलुलोज का बना होता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है आपका। आगे हम लोग आते हैं, अगला है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो डीएनए याद रखिएगा आपको केंद्रक में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके अलावा दोस्तों आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। कहाँ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा और बोलेगा दोस्तों तो लवक होते हैं, जो पादप में आपका लवक होते हैं वहाँ दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब हरित लवक जो क्लोरोफिल होता है तो वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलता है। कौन, आपका डीएनए। ये प्रश्न बनता है डीएनए कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया दोस्तों, और जो लवक हो गए वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलता है। आगे आते हैं कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः होते हैं। तो ये राइबोसोम की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, कितना एस का होता है। तो जो आपका कोशिका द्रव होता है दोस्तों वो आपका 80 एस का होता है।
क्लोरोप्लास्ट में 70 का होता है, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसमें जो राइबोसोम होता है दोस्तों 70 का पाया जाता है। इसको भी ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। मिलान करना है, क्या मिलाना है सर? तो मिलाना है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, राइबोसोम दिया है, आपको लाइसोसोम दिया है। यहाँ झिल्ली दिया है कि कोई इसमें झिल्ली विहीन है, कौन एक झिल्ली है, कौन दोहरी झिल्ली है दोस्तों। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों क्या होता है, दोहरी झिल्ली होती है। क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया आपकी? तो दोहरी झिल्ली। तो पहला का 3 कहाँ है? तो पहला का 3 आपका यहाँ भी है, और पहला का 3 आपका यहाँ भी है। उसके बाद आपका राइबोसोम जो होता है दोस्तों क्या होता है, इसमें कोई झिल्ली नहीं होता है। क्या होता है? इसमें कोई झिल्ली नहीं होता। लाइसोसोम में क्या होता है दोस्तों, आपका एकल झिल्ली होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला का 3, तीसरा का आपका आ जाएगा 1, और लाइसोसोम हो जाएगा आपका ये दोस्तों 2 हो जाएगा। रुकिए रुकिए, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका दोहरी झिल्ली हो जाएगा। और लाइसोसोम झिल्ली, ये राइबोसोम क्या होता है आपका? झिल्ली विहीन होता है। क्या होता है? झिल्ली विहीन होता है। और लाइसोसोम क्या होता है? एकल झिल्ली होता है। मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे हम लोग आते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसे मिलता है, मतलब किस में अनुपस्थित रहता है, मतलब कि एब्सेंट किस में रहेगा? तो बता दिए थे, कोशिका भित्ति जंतु में नहीं होता है। जंतु में दोस्तों नहीं होता, बाकी पादप में आपको देखने के लिए मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं कोशिकीय पूर्ण सत्यता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है दोस्तों? तो ये हैम्बरलैंड दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा। जो पूर्ण सत्यता के बारे में बताए थे, ये कौन थे आपके? हैम्बरलैंड थे दोस्तों। आगे आते हैं कोशिका। कौन कोशिकांग पादप में जंतु कोशिका में विभेदन करता है, मतलब अंतर करता है? तो अंतर करने के दोस्तों कोशिका भित्ति, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कोशिका भित्ति। इसके अलावा आपका लवक भी हो जाता है, वो भी अंतर करता है। लवक सिर्फ आपको पादप कोशिका में मिलता है, जंतु कोशिका में नहीं मिलता है दोस्तों। ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। आगे हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अपलोड हो रहा है आपका। हाँ, आगे हमारा तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर खाली स्थान दिया है। कोशिकांग में डीएनए होता है, डीएनए बता दिए। डीएनए कहाँ हुआ दोस्तों? तो केंद्रक में आपका होता है। उसके अलावा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये भी ध्यान देने वाली बात बताए थे आपको, ये भी याद रखिएगा, प्रश्न आपसे हमेशा पूछता है। अब यहाँ पर सही अनुक्रम चुनना है। तो आपको पता है कोशिका के मिलने से उत्तक बनता है, उत्तक के मिलने से क्या बनता है? अंग बनता है, और अंग के बनने से दोस्तों क्या बनता है? अंग प्रणाली बनता है, मतलब हमारा बॉडी बनता है दोस्तों। आपको जब इस बायोलॉजी का हम पढ़ा रहे थे दोस्तों, जीएस का निचोड़, उसमें हम बताए थे आपको एक उदाहरण लेकर के। जैसे मान लीजिए ईंट जोड़िएगा, तो ईंट जोड़ने से क्या बनेगा आपका? तो सर दीवार बनेगा। क्या बनेगा? दीवार बनेगा। दीवार जोड़ने से क्या बनेगा आपका? तो दीवार जोड़ने से सर क्या बनेगा आपका? कमरा बनेगा। क्या बनेगा? कमरा बनेगा। अब कमरा को जोड़ क्या बनेगा? तो सब कमरा को जोड़कर क्या बनता है? तो आपका घर बनता है। तो इस तरह से हमारा बॉडी बनता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा पाचन थैली कहलाती है? तो बता दिए लाइसोसोम। अगर मान लीजिए कोशिका जितने भी अंग होते हैं दोस्तों, वो ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, तो क्या करता है कोशिका के, मतलब अपने इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, एक जल अपघटक एंजाइम होता है दोस्तों। ये क्या करता है? अपने आप को फाड़ देता है, मतलब अपने आप को मार करके, जिसके आसपास जो भी होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम दोस्तों, सभी को क्या करता है वो, मतलब कि अपने आप को जब फाड़ता है तो आसपास जितने भी दोस्तों होते हैं इसके भाई बंधु, सबको दोस्तों ये मार देता है। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग कोशिका की पाचन थैली भी दोस्तों इसको कहा जाता है। ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। और हमारे आरबीसी होता है, तो आरबीसी में ये आकार नहीं पाया जाता, इसीलिए आरबीसी कहाँ जाकर मरता है दोस्तों? आरबीसी का जो होता है आपका अंत जो होता है, जैसे निर्माण तो होता है आपका अस्थि मज्जा में, लेकिन मरता कहाँ है वो हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग पहचाना गया है दोस्तों? तो पादप कोशिका, यहाँ देखिए, यहाँ पर हरित लवक भी होगा आपका, और कोशिका भित्ति भी होगा। यहाँ पर ऑप्शन तो दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन एक ही दिया है। क्या दिया है? किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग पहचाना जा सकता है? तो ये आपका हरित लवक भी दोस्तों होगा, या कोशिका भित्ति भी होगा, क्योंकि जंतु कोशिका में दोस्तों आपको क्या होता है, ये हरित लवक और पादप कोशिका भित्ति नहीं मिलता है। ये ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों क्या है, दोनों होना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन भी दिया है, ये गलत दिया है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हमारा है कि कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? 2 तरह की कोशिका होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक दोस्तों होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक दोस्तों क्या होता है आपका, इसमें दोस्तों ये विकसित कम होता है, मतलब इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक आपका अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में क्या होता है दोस्तों, आपका केंद्रक उसमें होता है दोस्तों। तो यहाँ पर बता रहा है क्या होता है, इसमें नहीं होता है, तो केंद्रक झिल्ली दोस्तों इसमें नहीं होता। बाकी सब इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, केंद्रक देखने के लिए नहीं मिलेगा। मियोसिस के लिए कौन सा कथन दोस्तों सही है? तो मियोसिस के लिए दोस्तों आपका मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन, मतलब कोशिका का विभाजन जो होता है दोस्तों, इसी में आपको मियोसिस माइटोसिस दोस्तों देखने के लिए मिलता है। कोशिका का विभाजन 3 तरह से, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन का नाम सुने होंगे दोस्तों। इस तरह से क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है, सेल डिवीजन, वहाँ पर दोस्तों आपको पढ़ने के लिए मिलता है। आते हैं तारकाय रश्मियाँ निकलती है। तारकाय रश्मियाँ कहाँ से निकलती है? तो ये तो तारकाय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तारकाय से ये निकलता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं, किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों
गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, मतलब कौन सा कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन, जिसमें क्या होता है जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों वो क्या होता है उसके पेयर बनते हैं। किसे बनते हैं, तो अर्धसूत्री में, जिसको हम म्यूसिस बोलते हैं दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। म्यूसिस में क्या होता है, गुणसूत्रों के पेयर बनते हैं। प्रोटीन संश्लेषण होता है तो बता दिए थे राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, ये याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, अब आते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है उत्तक है, टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इसमें पूछ रहा है आपसे कि कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो किस जो उत्तक होते हैं, ये पादप उत्तक के बारे में पहले बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो पैरेन्काइमा होता है दोस्तों वो क्या होता है, इसका जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, अंतर मतलब अंतर कोशिकीय क्षेत्र वो क्या होता है, बड़ा होता है, किसका, पैरेन्काइमा का दोस्तों। आगे आते हैं, पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन है, मतलब पौधों में दोस्तों जो आपका द्वितीयक वृद्धि होता है, दारू मतलब जाइलम फ्लोएम के बारे में दोस्तों बता रहा है, वो इसको जाइलम फ्लोएम हिंदी में बोलते हैं हम लोग, ये ध्यान दीजिएगा। तो पौधे में जो वृद्धि होता है उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है दोस्तों, तो उसके लिए उत्तरदायी आपका यहाँ पर बता दिया है। तो किसी भी पौधे की जब मोटाई में वृद्धि होती है तो उसे द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है, या एक बीज पक्षी में अनुपस्थित होता है, या वृद्धि दो उत्तकों जिसे हम लोग संवाह एधा और एधा कॉर्क के द्वारा संपन्न होती है। हेवरलैंड ने पादप उत्तक के संवर्धन के जनक कहा था, मतलब पादप उत्तक के अगर खोज के बारे में बोले तो इनका नाम आप ले सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक के बारे में। जैव अणु के बारे में पढ़ते हैं तो डीएनए किसे पाया था, डीएनए के बारे में बता दिए कि केंद्रक में दोस्तों मिलेगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए आपको मिलेगा, इसको भी ध्यान रखने वाली आपके लिए बात है। डीएनए क्रियात्मक इकाई में क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं। जो डीएनए क्रियात्मक खंड होता है दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जीन कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोटीन किसका बना होता है, तो प्रोटीन दोस्तों आपका बना होता है एमिनो अम्ल का बना होता है। क्या होता है, एमिनो अम्ल का बना हुआ होता है आपका प्रोटीन। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन है, इसमें से अमीनो एसिड कौन है, तो आपका ल्यूसीन जो है दोस्तों क्या है, मतलब कि अति आवश्यक जो बोल सकते हैं, ये क्या आपका अमीनो एसिड दोस्तों है। आगे है, जब न्यूक्लियक अम्ल एंजाइम्स की तरह व्यवहार करते हैं तो वे कहलाते हैं, तो ये दोस्तों राइबो एंजाइम्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं, राइबो एंजाइम्स कहलाते हैं, अगर वो न्यूक्लियक की तरह मतलब केंद्रक की भांति वो काम करना शुरू कर दे तो। गुआनिन और फाइटोसिन जुड़े होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन बंध दोस्तों क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा दोस्तों गुआनिन और फाइटोसिन दोस्तों आपके जुड़े होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अनुवांशिक के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इसे पूछ रहा है, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार के उत्पन्न सही पौधे होते हैं, कैसे होते हैं, तो अनुवांशिक रूप से तो समान होते हैं। अगर कायिक प्रवर्धन से किसी पौधे का दोस्तों क्या होता है, उत्पन्न होता है, निर्माण होता है, तो उसमें क्या होता है, जो अनुवांशिक गुण होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, आपके समान होते हैं। अनुवांशिकी का जनक किसे कहता है दोस्तों, तो ये मेंडल हो जाता है। जोहान ग्रेगर मेंडल को दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग, अनुवांशिकी के पिता के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने मटर का जो है दोस्तों अपने बागान में ही, बगीचे में ही मटर का जो होता है मटर पे प्रयोग किए थे, और ये लैंगिक जनन के लिए याद रखिएगा, लैंगिक जनन के लिए दोस्तों इनको जाना जाता है। मानव जाति में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है दोस्तों, तो इसमें मानव जाति के बारे में XY याद रखिएगा, मतलब पुरुष में आपका XY और फीमेल में आपका XX याद रखिएगा। जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुकलन होता है तो उसकी दिशा डैश होती है। क्या होती है उसकी दिशा, तो दोस्तों इसकी दिशा एक दिशा होती है, 5 से लेकर के 3 के बीच में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। मटर के पौधे में अध्ययन करने के दौरान मेंडल ने वही बता रहा था, मटर के पौधे पर क्या किए थे, अपना ये प्रयोग किए थे। मेंडल ने कितने बी प्रयास विशेषक चयनित किए थे दोस्तों, ये 7 प्रकार के चयनित किए थे, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं दोस्तों, इसको हम बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे बौने पौधे किस अनुपात में मिलते हैं। मेंडल ने क्या किया दोस्तों, आपके अलग अलग प्रयोग करके मतलब कि पौधों को लेकर उन्होंने अपना काम किया था, तो ये अलग अलग बौने और लंबे पौधे का दोस्तों इस्तेमाल किया था, तो उसमें 3:1 के अनुपात में दोस्तों क्या कहते हैं, बौने और लंबे पौधों को लेकर दोस्तों उन्होंने अपना प्रयोग किया था। कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, तो अनुवांशिकी के जनक दोस्तों हम लोग मेंडल को कहते हैं। आगे हम लोग आते हैं, गुणसूत्र, जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है उसको कहते हैं हम लोग एसेंट्रिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक, जिसमें दोस्तों क्या होता है केंद्रक दोस्तों नहीं होते हैं, अकेंद्रीय उसी को बोलते हैं हम लोग। जेनेटिक कोड दोस्तों अरविंद खुराना का नाम सुने होंगे, अरविंद खुराना जी का नाम जेनेटिक कोड के लिए दोस्तों इन्होंने खोज किया था दोस्तों, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। गैमेट की शुद्धता नियम किसने प्रतिपादित की थी, ये मेंडल ने प्रतिपादित दोस्तों की थी, ये याद रखिएगा। ये जब आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाएंगे तो ये सभी नियमों के बारे में दोस्तों बताएंगे। ये हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और समय कम, इसलिए हम लोग फास्ट चल रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन से अवगत करा दे कैसे कैसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो गैमेट का नियम याद रखिएगा, मेंडल। आगे हमारा है कि अनुवांशिक विकार, जिसमें केंद्रक 47
क्रोमोसोम हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, उसको क्लाइफेंटर सिंड्रोम दोस्तों कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइफेंटर सिंड्रोम दोस्तों कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? 47 हो जाती है, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम दोस्तों हो जाते हैं। 46 होता है, लेकिन इसमें दोस्तों बीमारी में आपके 47 हो जाते हैं। आगे हम लोग आते हैं, मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था दोस्तों? उन्होंने फूलों की आकृति का दोस्तों चयन नहीं किया था, बाकी उनके बीज के बारे में, फूल की स्थिति के बारे में, उनके फूल के रंग के बारे में तो पता किया था, लेकिन उसकी आकृति क्या है क्या नहीं उससे उनको मतलब नहीं था दोस्तों। वंशानुगत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? सटन एवं बोबरी का नाम याद रखिएगा। वंशानुगत क्रोमोसोम जो वाद होता है दोस्तों, उस पर ये अपना रिसर्च किए थे। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जोहान मेंडल जाने जाते हैं? तो बता दिया, अनुवांशिकी के लिए दोस्तों ये जाने जाते हैं। आगे हम लोग आते हैं, ग्रेगर जोहान मेंडल ने किस कार्य कर अनुवांशिक नियम प्रतिपादित किया था? बता दिए कि अपने बगीचे में लहसुन का मटर का पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था। यह प्रश्न बनता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। आगे है कि अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? दोस्तों जीन कहलाता है। वही डीएनए का जो होता है दोस्तों, वही आपका अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला प्रश्न हमारा है कि एलोसोम होते हैं। एलोसोम क्या होते हैं? तो एलोसोम दोस्तों आपका जो लिंग गुणसूत्र होता है, जो आपका लिंग का जो निर्धारण होता है स्त्री पुरुष का दोस्तों, मतलब कि महिला मेल फीमेल का, तो उसी को कहते हैं हम लोग एलोसोम दोस्तों कहा जाते हैं। आगे हम लोग आते हैं, मानव कायिक कोशिका गुणसूत्र कितने होते हैं? तो आपको पता है कि मानव में कितने होते हैं, तो आपके 46 दोस्तों गुणसूत्र संख्या में, पेयर में बोले तो 23 जोड़ा होता है। आगे हम लोग आते हैं जैव विकास के बारे में कि विकास की प्रक्रिया मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? तो आपको पता है कि क्या है, तो अब बंदर से ऐसा माना जाता है दोस्तों। अफ्रीका की मूल जाति कौन है दोस्तों? अफ्रीका की जो आपके मूल जाति है उसको क्या कहा जाता है? तो आपका जैसे आपका एशियाई महादेश हो गया, आपका अफ्रीकी महादेश हो गया, तो वहाँ पर जो जंतुओं का मतलब कि मनुष्य का जो विकास हुआ दोस्तों, तो उनके अलग अलग जगहों पर दोस्तों हुआ है। तो वहाँ के जो मूल निवासी है, तो वहाँ के जो मूल जाति है, जैसे आप भारत में द्रविड़ का नाम सुने होंगे, इस तरह का आपका नाम सुने होंगे, तो उसी तरह से जो अफ्रीका है, तो अफ्रीका में जो एस्ट्रोलाइट दोस्तों, उनका क्या कहता है, वहाँ के मूल निवासी के रूप में उनको जाना जाता है। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आपको पता है आधुनिक मानव का दोस्तों वैज्ञानिक है, मतलब हम लोग का क्या वैज्ञानिक नाम है? होमो सैपियंस। प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? तो ये दोस्तों चार्ल्स डार्विन का अपने पुस्तक में दोस्तों ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इनके पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा। उसमें दोस्तों ये सिद्धांत दिए थे। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था? फिंचेस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया दोस्तों, वो कौन था आपका? तो ये गैलापागोस द्वीप है दोस्तों, वहाँ पर इन्होंने क्या किया था? अपना प्रयोग दोस्तों किया था। इसको ध्यान देने वाली बात है। नेचुरल सिलेक्शन दोस्तों, ये भी आपका डार्विन का ही है, सिद्धांत दोस्तों दिए थे, ये डार्विन का ही दोस्तों दिया हुआ है। आगे हम लोग आते हैं वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी के बारे में। तो वह लक्षण जीन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है दोस्तों, कौन सा है? तो इसमें आपके कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि दोस्तों, इस पर क्या है? 5 किंगडम के बारे में बता दिया, क्लासिफिकेशन के बारे में जो विटकर ने दोस्तों दिया था। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन है दोस्तों? तो बता दिया था, वंश का नाम और जाति का नाम दोस्तों। वंश का, और जैसे हम लोग का नाम है होमो सैपियंस दोस्तों, तो उसी में क्या वंश और जाति दोनों है, जिसको लिनियस ने दोस्तों प्रतिपादित किया था। जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं दोस्तों, कौन कहे जाते हैं? तो अरस्तु कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? अरस्तु कहे जाते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। आगे है कि वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति का अवधारणा किसने किया था? तो कैरोलस लीनियस। किसने किया था? कैरोलस लीनियस। इनके पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचर दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, उसी में उन्होंने किया था। वर्गीकरण का जो आधार इकाई, मतलब ये समझिए कि वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन का, उसका इकाई क्या है? गण, कुल हो गया आपका। अगला ऑप्शन आपका है जाति भी दिया होगा, वंश हो गया, जाति। तो जाति जो होता है दोस्तों क्या होता है आपका? वो वर्गीकरण का मूल इकाई होता है। आगे हम लोग आते हैं, अगला हमारा प्रश्न है द्विनाम पद्धति निम्नलिखित से संबंधित है। द्विनाम पद्धति किससे संबंधित है? तो पादप प्राणी का 2 बार नामकरण ऐसा नहीं है। जीवों का जो वैज्ञानिक नाम है उसमें क्या है? 2 शब्द होते हैं, मतलब एक आपका जाति, एक वंश का नाम होता है, जिसको लिनियस ने क्या था? प्रतिपादित किया था 1753 में। जंतु जगत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा, एनिमल किंगडम के बारे में। तो असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है कौन है दोस्तों? तो आपका शार्क। क्या होते हैं? शार्क, जिनको असमतापी जंतु के रूप में दोस्तों जाना जाता है। उनका हृदय क्या होता है? जैसे हम लोग का हृदय क्या होता है दोस्तों? इसमें 4 चैम्बर होता है, तो वहाँ पर आपके जो शार्क होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो 2 चैम्बर आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, कौन से कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? तो मेढक में जो होता है दोस्तों आपका हृदय में, इसमें 3 कोफ होते हैं, मतलब कि 3 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद होता है, 1 निलय दोस्तों होता है, ये भी याद रखिएगा। हम लोग में क्या 2 निलय 2 आलिंद होते हैं दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? इसमें से कीट कौन है? तो मकड़ी को दोस्तों कीट नहीं कहा जाता है। मकड़ी क्या है आपका? कीट के मतलब कीट वर्ग में दोस्तों नहीं आता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है, याद रखिएगा।
भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन है? मतलब जो भूमि पर जो रहते हैं उसमें सबसे तीव्रतम मतलब तेज चलने वाला दोस्तों, तेज दौड़ने वाला कौन स्तनधारी है दोस्तों? तो चीता। क्या है दोस्तों? चीता। इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो मनुष्य दोस्तों आपका जो कॉर्डेटा है उसका संघ का दोस्तों क्या है? मनुष्य। मतलब हम लोग क्या है आपके कॉर्डेटा के हैं। एम्फीबियन कहलाते हैं जो आपके क्या होते हैं? जो जल और थल दोनों मतलब उभयचर जो होते हैं उसको कहते हैं दोस्तों। कतला और रेहू के दृष्टांत है, मतलब कतला रेहू किस में आते हैं दोस्तों? ये तो फ्रेश वाटर फिश हो, किसमें कहते हैं? ये आपके फ्रेश वाटर शुद्ध जल में दोस्तों ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। कीट निम्नलिखित किससे संबंधित है? कीट दोस्तों आपका ऑर्थोपोडा दोस्तों उसमें आपको संबंधित है आपके कीट। मतलब कि जब जीवों का दोस्तों वर्गीकरण किया गया था तो बता दिए कि जो हम जीवों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जीवों में हमारी पृथ्वी पर असंख्य मात्रा में तो आपका पेड़ पौधे, मतलब क्या कोई गिन तो नहीं सकते पेड़ पौधे की कितनी प्रजातियां हैं, लेकिन और जीव जंतु हैं, लेकिन उनको क्या देखा गया दोस्तों? तो उनमें उसके अध्ययन की सुविधा के लिए क्या किया गया? उसको तो वर्गीकरण किया गया। उसको क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया ताकि एक कुछ समानता अगर देखे उनमें दोस्तों तो उनको क्या किया गया? एक वर्ग दोस्तों रखा गया। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या किया? सबको एक वर्ग में बांटा गया ताकि क्या दोस्तों उसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन कर सके। किस जीव में कसाब पाया जाता है? तो कसाब दोस्तों आपको अमीबा में देखने के लिए मिलता है, ये भी ध्यान दीजिए रखिएगा आप। पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम ऑप्शन दिया तो यहाँ पैरामीशियम क्या होगा दोस्तों? वहाँ पर आपको कसाब देखने के लिए मिलता है। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो केंद्रक झिल्ली दोस्तों आपका जो मुनेरा होता है तो उसमें देखने के लिए नहीं मिलती। जैसे बताया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी के बारे में, एनिमल और आपके प्लांट होते उसमें जो विटकर ने उसको बांटा था। आगे हम लोग का है यहाँ पर मिलाना है विशेषता है, और यहाँ पर दिया है क्या है? जानवर का नाम। जैसे पर रहित कीड़ा, पर मतलब पंख के बारे में बता रहा है आपको, तो पर रहित कीड़ा हो गया, उड़ान रहित पक्षी हो गया आपका। जैसे कीवी जो होता है तो उड़ता नहीं है आपका, कीवी क्या था? उड़ता नहीं है, आपका न्यूजीलैंड में देखने के लिए मिलता है। अंग रहित रेंगने वाला, तो अंग जिसका अंग नहीं होता तो कौन में आपका मिलेगा? आपका ये सांप मिलेगा। अंग रहित पशु आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? तो हम देखें कौन, तो हम देखें कि हमारा पहला जो है पर रहित कीड़ा दोस्तों आपका नहीं उड़ने वाला हो जाएगा आपका क्या? कीवी हो जाएगा। तो जहाँ पर आपका ए दिख रहा है आपका वो हो जाएगा, मतलब ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, यहाँ भी। तो यहाँ तो कन्फ्यूजन हो गया आपको। आप देखिए कि पर रहित कीड़ा मतलब कीड़ा की श्रेणी में आएगा लेकिन उसका पर नहीं है, तो सिल्वर फिश जो देखें दोस्तों क्या है? ये पर रहित कीड़ा के श्रेणी में दोस्तों आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हमारा ऑप्शन है। उसके बाद अपना मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया भी है पर रहित कीड़ा आपका सिल्वर फिश, नहीं उड़ने वाला कीवी हो गया। अंग रहित रेंगने वाला, रेंगता आपको पता है कि रेंगता है सांप। और अंग रहित पशु दोस्तों आपका मछली हो गया। आगे अमीबा में किसमें भोजन होता है दोस्तों? अमीबा दोस्तों अपने कूटपाद के माध्यम से दोस्तों भोजन करता है। क्या करता है? कूटपाद दोस्तों उसका अंग है जिससे वो भोजन ग्रहण करता है। कौन मीन वर्ग में, मीन मतलब कि मछली वर्ग से संबंधित है दोस्तों? ये आपका जो शार्क है दोस्तों क्या है आपका? ये मछली वर्ग से संबंधित है, ये ध्यान दीजिएगा। कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो छिपकली दोस्तों आपका स्तनधारी नहीं है। क्या है दोस्तों? ये याद रखिएगा। ये आपका रेंगने वाला क्या है? ये जीव है, मतलब कि ये रेंगने वाला तो ये आपका जीव के श्रेणी में आते हैं। बाकी आपका बाघ स्तनधारी है, वेल आपका उसका स्तनधारी है, मछली नहीं है, क्या है आपका? स्तनधारी है। और चमगादड़ पता है आपको स्तनधारी होता है दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं वर्मी कंपोस्ट में संलग्न जीव का नाम क्या है दोस्तों? केचुआ। वर्मी कंपोस्ट किससे बनता है दोस्तों? तो आपका केचुआ से बनाया जाता है, याद रखिए। खाद है एक तरह का, प्राकृतिक खाद को बोलते हैं हम लोग। आगे कौन सा जंतु चीर डिम्बता दर्शाता है? तो कौन सा जंतु दोस्तों आपका चीर डिम्बता दर्शाता है? तो ये फ्राइनोसोमा दोस्तों है, वो क्या करता है? ये दर्शाने का काम करता है। आगे हम लोग आते हैं पक्षियों में तेल ग्रंथि किस भाग में होता है? पक्षियों में जो होता है, पक्षी के बारे में बता रहा है, तो उसमें तेल ग्रंथि होता है। तो अब कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा? तो पक्षियों में तेल ग्रंथि दोस्तों होता है वो जो उसका सबसे लास्ट वाला भाग होता है, पक्षियों का पूंछ वाला भाग दोस्तों, वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलता है। आगे है जीव कृमि एक कॉर्न वर्म जिसका साधारण भाषा में नाम है दोस्तों, तो ये बेलोनो ग्लोसिस का दोस्तों नाम है क्या आपका? अमीबा गति करता है, तो अमीबा दोस्तों अपने पदाबो, इसको एसुडोपोडिया के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इससे आपको क्या करता है? गति करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करता है। भोजन आप कूटपाद याद रखिएगा, और गति करने के लिए तो इसका इस्तेमाल करता है। पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है, तो पैंक्रियाज दोस्तों इससे गुर्दों के बीच में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। पैंक्रियाज कहाँ मिलता है? फिर गुर्दे के बीच में देखने के लिए मिलेगा। मेढक के हृदय में दोस्तों कितने भाग में बटा होता है? तो मेढक जैसे हृदय के बारे में, जैसे हम लोग का 4 चैम्बर दोस्तों होता है, 2 निलय 2 आपका आलिन दोस्तों। उसी तरह से जो मेढक होते हैं, तो मेढक में दोस्तों कितने आपके हृदय होते हैं? तो मेढक में त्रिकोशीय दोस्तों आपको देखने के लिए मिलते हैं, 2 आपके आलिंद, 2 एक आपके निलय दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। एम्फीबियन का अर्थ क्या होता है? जो जल थल दोनों पर रहता है, जो जल थल दोनों पर दोस्तों रहता है वो कहलाता है आपका एम्फीबिया कहलाता है दोस्तों। जैसे मेढक हो गया आपका, बहुत तरह के सांप भी होते हैं, वो क्या होते हैं आपके दोनों जगह पे दोस्तों निवास करते हैं। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? तो अंडा देने वाला स्तनधारी दोस्तों आपका
एकिडाना है दोस्तों, क्या है एकिडाना, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कौन सी वास्तविक मछली नहीं है, मतलब कि दोस्तों मछली के दोस्तों श्रेणी में वो आपका नहीं आएगा। तो जो रजत मछली देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका मछली की श्रेणी में दोस्तों इसको नहीं रखा गया है, मतलब मछली ये दोस्तों नहीं है, सिंपल याद रखिए। आगे है कि शीत निष्क्रियता पाई जाती है, मतलब कि शीत निष्क्रियता आपको मेढकों में दोस्तों पाई जाती है, जिसको हम लोग समतापी बोलते हैं, समतापी के बारे में सुने होंगे। तो ये शीत निष्क्रियता आपका मेढक होता है। मेढकों का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है दोस्तों, तो ये आपका एनोटेक्लिक जो होते हैं दोस्तों, इस रूप में क्या होता है आपके अनुकूलित करते हैं। पुनर्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है दोस्तों, जिसमें मतलब कोई इसमें क्या हो गया दोस्तों, उसमें कुछ उसमें विकार उत्पन्न हो गया, क्या हो गया उसमें कुछ विकार हो गया, लेकिन फिर क्या होगा दोस्तों उसमें पुनः उनकी पुनः पूर्ति दोस्तों दोबारा उनमें हो गई दोस्तों। तो इसमें किसमें देखा जाता है, तो जो इकाइन डर्मेटा जो होते हैं दोस्तों, जो आपके मछली के श्रेणी होते हैं, ये दोस्तों इसमें आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें मछली इसी में आपके आते हैं। कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है, इसमें से एक कोशिकीय नहीं है, तो जो है हाइड्रा दोस्तों होता है, क्या होता है एक कोशिकीय नहीं होता है। और सबसे बात इधर है क्या होता है, तो रक्तहीन होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों रक्त नहीं होता है इसमें, अगर इसको काटे इसमें आपसे ब्लड नहीं निकलेगा, इसे क्या है आपका एक कोशिकीय जीव मतलब नहीं है, ये याद रखिएगा। कौन एक वास्तविक मीन नहीं है, तो कौन इसमें से वास्तविक मीन नहीं है दोस्तों, तो कुत्ता जो मीन है डॉग फिश दोस्तों, ये क्या आपका वास्तविक मीन नहीं है, याद रखिएगा। आगे है कैरोटिड लैबिरिंथ का कार्य क्या है, तो ये दोस्तों क्या करता है, तो ये इसमें से समझिए, अच्छा रुकिए, ये जो कैरोटिड जो होता है दोस्तों, ये मेढक जो देख रहे हैं आपका, इसमें से ऐसा कोई काम इसका नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है आपको कि कैरोटिड लैबिरिंथ मेढक के रक्त दाब रुधिर प्रवाह को दोस्तों नियंत्रित करने का ये काम करता है। किसमें, मनुष्य में नहीं है, मेढक का दोस्तों काम करता है, उसके जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसको दोस्तों नियंत्रित करने का काम, कंट्रोल करने का काम करता है। अब मानव शरीर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं, तो क्या कहते हैं कर्णपलव, जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है तो क्या बोलते हैं कर्णपलव। हमारे कान में तो 6 प्रकार की हड्डी होती है, तो सबसे बाहरी होता है तो क्या कहलाता है कर्णपलव कहलाता है। हमारे कान में तो आपका स्टेपीज नाम की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, हमारे कान में जो पाई जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है दोस्तों, ये आपके मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु होता है दोस्तों, ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड से दोस्तों क्या होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दोस्तों बना हुआ है। मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो करेस्कू दंड दोस्तों क्या होता है आपका, ये जैसे आपका बोलते हैं रीढ़ की हड्डी दोस्तों, उसी के अंदर से क्या है मान समझिए कि आपका रीढ़ की हड्डी पाइप है, उसी के अंदर से क्या ताड़ घुसा हुआ दोस्तों, वही को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग आते हैं आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित है दोस्तों, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो मुख से दोस्तों गुदा मलद्वार तक दोस्तों आपका क्या है ये विकसित है, ये ध्यान रखिएगा। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है दोस्तों, ये कहलाता है कंडरा, क्या कहलाता है अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम का टेंडन टेंडन कहलाता है, और अस्थि से दोस्तों आपका मांसपेशियों को जोड़ने का उसको कंडरा कहते हैं, क्या कहते हैं कंडरा कहते हैं। आगे प्रश्न आपको दिखाने के लिए हम लाएंगे। अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने के लिए टेंडन काम करता है, और जो अस्थि को अस्थि मतलब कि हड्डी को हड्डी पर जोड़ता है उसको कहते हैं लिगामेंट, क्या बोलते हैं लिगामेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में स्नायु दोस्तों कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, दो अस्थियों आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती हैं, तो ये स्नायु मतलब अस्थि के बारे में बोला, तो इसी को हम लिगामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं लिगामेंट बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में आपका क्या बोलते हैं स्नायु दोस्तों बोलते हैं, याद रखिए। दो अस्थि के बारे में बात कर रहा है, और यहीं पर एक अस्थि और आपका एक मांसपेशिया दोस्तों क्या कहलाएगा आपका, वो टेंडन कहलाएगा। आगे है मनुष्यों में डैश आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है, तो दोस्तों जो क्षुद्रांत होता है दोस्तों क्या कहलाता है, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, नाम है छोटी आंत, लेकिन दोस्तों क्या होता है ये सबसे आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये बड़ी आंत से भी सबसे बड़ा होता है, याद लगभग देखिए बता रहे हैं 6 मीटर की इसकी लंबाई होती है, 20 फीट। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है दोस्तों, कौन होता है अग्न्यास है, कौन होता है आपका अग्न्यास है दोस्तों, ये नियंत्रित करने का काम करता है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है दोस्तों, इसमें क्या होता है आरबीसी में आपको देखने के लिए पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उसी के कारण आपका रक्त लाल होता है। आगे हम लोग आते हैं निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन संबंधित है, तो एमाइलेज जो होता है दोस्तों क्या करता है, ये स्टार्च का पाचन हमारे शरीर में करता है। आगे है कि मानव कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है दोस्तों, तो आपको पता है 206 अस्थियां होती है, बच्चे जो होते हैं नवजात शिशु में 300 होता है दोस्तों। ब्रिक नियमन भाग लेने वाले रेनिन एंजियोटेनिस क्रियाविधि के लिए क्या सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं चौथा ऑप्शन, रक्त प्रवाह में वृद्धि होने पर जाक्स्टा ग्लूमेरुलर कोशिकाएं रेनिन स्राव करती है दोस्तों, ये क्या आपका ये गलत है। आगे हम लोग आते हैं कौन सा हार्मोन अंतर चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है, तो दोस्तों क्या होता है प्रोजेस्टेरोन, जो आपके क्या होते हैं दोस्तों ये महिलाओं में देखने के लिए आपको मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा।
कुछ कुछ कभी हार्मोन पूछा जाता है, कौन सा महिला है कौन पुरुष हार्मोन है। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो अमाशय से। कहाँ शुरू होता है दोस्तों, अमाशय से ये शुरू होता है आपका, और छोटी आंत में जाकर आपको दोस्तों क्या होता है, ये पूर्ण तरह से खत्म हो जाता है। आगे डैश रुधिर को पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर स्नंदक मतलब फिल्टर के रूप में काम करता है। कौन करता है, तो प्लीहा। प्लीहा दोस्तों यहीं पर अब क्या होता है, जो प्रश्न आपसे पूछे थे हम कि जो आपका आरबीसी होता है दोस्तों कहाँ जाके मरता है, तो ये प्लीहा में जाकर ही अपना उसका काम तमाम होता है। कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है, तो कॉर्निया। कॉर्निया मतलब ये आँख का भाग है ना भाई, तो ये पाचन में क्या करेगा। आगे हम लोग आते हैं, अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है। तो आपको पता है अस्थि मतलब हड्डी के बारे में पूछ रहा था, हड्डी के लिए जो मुख्य खनिज कौन है दोस्तों, तो आपका कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम। कैल्शियम से क्या होता है, आपका हड्डी मजबूत होता है। तंत्रिका आवेग का संचार होता है दोस्तों, ये रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा क्या होता है, तंत्रिका आवेग का संचार एक जगह दूसरी जगह क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए ये करंट फ्लो करता है ना भाई, उसी तरह से हमारे शरीर में क्या होता है, जो तंत्रिका होता है उस तरह से फैला हुआ है, मतलब समझिए कि ताड़ फैला हुआ है। उसी तरह क्या करता है तो आपका मान लीजिए हाथ में चोट लगता है, तुरंत ब्रेन क्या करता है, उसको संदेश भेजता है। रुधिर वर्ग ए बी वाला दाता, जिसको डोनर खुद दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग क्या हो दोस्तों, तो उसका ए बी। ये सिर्फ ए बी को दे सकता है और किसी को दोस्तों नहीं दे सकता, ये ध्यान दीजिएगा। आगे निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो दोस्तों ये अंडवाहिनी में दोस्तों महिलाओं का जो एक भाग है अंडवाहिनी, दोस्तों वहाँ पर आपका निषेचन क्रिया होती है। मनुष्य मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है, तो दोस्तों 31 जोड़ी आपका मेरुदंड में आपको तंत्रिका देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक क्रियात्मक क्या होता है उसको बोलते हैं न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं दोस्तों। ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन केंद्र कहाँ है, तो ये दोस्तों मेरुदंड है। प्रतिवर्ती क्रिया दोस्तों दो तरह की क्रिया होती है, एक अनुवर्ती एक प्रतिवर्ती, जो आपकी इच्छानुसार होती है, जो आपकी इच्छानुसार दोस्तों नहीं होती है। जैसे आपका छींक आना, ये सब क्या दोस्तों आपके आप पे निर्भर नहीं करता है, वो सब क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग शोषण और रक्त संचालन क्रियाओं को दोस्तों नियंत्रित करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा दोस्तों है। क्या करता है आपका, ये जो शरीर में जो रक्त का परिवहन हो रहा है और जो श्वसन को दोस्तों कंट्रोल करने का ये काम करता है। आगे है श्वसन, स्वस्थ मनुष्य में डायग्नोस्टिक दबाव जो हम लोग बोलते नहीं है, ब्लड प्रेशर, उसमें क्या होता है आपका 120/80 होता है, 80/120 होता है। तो आपका तो इसमें जो डायग्नोस्टिक होता है दोस्तों क्या होता है आपका, ये आपका 80 होता है। क्या होता है, 80 होता है, ये ध्यान दीजिएगा। जो फर्स्ट मनुष्य होता है उसमें 120/80 दोस्तों आपका देखा जाता है। जब जाते हैं ब्लड प्रेशर कहीं भी जाते हैं जांच कराने के लिए, तो आपका ब्लड प्रेशर सबसे पहले मेजर करता है दोस्तों। किस रक्त वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं, तो जो ओ होता है, और ओ में कौन था, तो ओ नेगेटिव। ओ में पूछ देगा कि ओ नेगेटिव, अगर ओ भी दिया ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव दिया, तो ओ नेगेटिव क्या कहलाता है, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है दोस्तों। और जो आपका रिसेप्टर बोलेगा कि कौन है दोस्तों, तो आपका ए बी, क्या है, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव क्या कहलाता है दोस्तों, आपका रिसेप्टर कहलाता है, किसी से भी रक्त ले सकता है। ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर विशेष बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कौन सा, तो इसमें एंटीजन नहीं होता है। जो ब्लड ग्रुप आपका होता है ओ, उसमें क्या होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है। और जो आपका ए बी इसमें क्या आता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। अगर बोलेगा ए बी ब्लड ग्रुप में दोस्तों क्या नहीं होता है, तो एंटीबॉडी नहीं होता, और इसमें आपका एंटीजन नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, ये किसी को भी ब्लड देता है, आपका ओ क्या होता है, किसी को ब्लड देता है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, एंटीबॉडी नहीं होता है, तो दोस्तों किसी को ब्लड देता नहीं, बस किसको देता है, सिर्फ अपने ए बी को देता है। मतलब कि ए बी जो है ब्लड ग्रुप का, उसी को देने का दोस्तों एक काम करता है। आगे है, कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है, मतलब बता दिया था आपको कि पूछेगा आपसे कि सिर्फ मादा में पाया था, तो ये आपका प्रोजेस्टेरोन के बारे में बता दिए थे। ये मादा दोस्तों देखने के लिए आपको मिलता है। आगे हम लोग आते हैं, थायराइड निम्न से अंग तंत्र का भाग है। थायराइड किसका अंग है, तो अंतःस्राव्य मतलब ये ग्रंथि है, याद रखिएगा। थायराइड 3 तरह की ग्रंथियाँ होती है, एक बाह्य स्रावी दोस्तों, जो बाह्य होता है, एक अंता होता है जो आपके अंदर है, और एक मिश्रित होता है। मिश्रित में आपका अग्न्याशय आता है, जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं दोस्तों। जो आपके जो ये क्या बोलते हैं, शुगर को कंट्रोल करने का दोस्तों यही काम करता है पैंक्रियाज दोस्तों। इंसुलिन की सुई लेते हैं कंट्रोल करने के लिए। और वही आपका बाह्य स्रावी में लार ग्रंथि हो गया, अश्रु जो आपको दिखता है, जो आपको दिख रहा है बाहर, वो अंतःस्रावी में क्या हो दोस्तों, जो आपके अंदर काम कर रहा है दोस्तों। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण कहाँ होता है, तो दोस्तों ये बताते हैं अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा दोस्तों, आपका अस्थि मज्जा में ब्लड का दोस्तों निर्माण होता है। सार्वत्रिक ग्राही रक्त कौन है, रिसेप्टर के बारे में बता रहा है दोस्तों। क्या कह रहा है, रिसेप्टर कौन है, तो आपका ए बी है। डोनर बोलेगा तो ओ हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं, आगे हमारा प्रश्न,
श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये दोस्तों संक्रमण से लड़ने का, नहीं बोलते बीमारी से लड़ने का काम करता है। तो ये आपका आरबीसी क्या करता है? तो ये ऑक्सीजन का दोस्तों परिवहन करता है पूरे बॉडी में। एंजाइम मदद करते हैं क्या? तो ये दोस्तों ये भोजन को पचाने में दोस्तों काम करता है। जैसे हम लोग के शरीर में क्या है, भोजन पाचन करने में दोस्तों अंग है ना, तो उसी में दोस्तों एंजाइम का भी क्या करता है? ये सहायता करता है। जो ग्रंथि है तो ग्रंथि भी में जो एंजाइम होता है तो उसमें क्या करते हैं? भोजन को पचाने के लिए कुछ दोस्तों काम करते हैं। भोजन का पाचन समान रूप से डैश में होता है। कहाँ पर होता है? तो पूरी तरह से आपका छोटी आंत दोस्तों क्या होता है? ये परिपूर्ण दोस्तों हो जाता है आपका, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी धमनी कौन है दोस्तों? तो आपका जो यह महाधमनी है दोस्तों, इसको कहते हैं सबसे बड़ी धमनी के नाम से दोस्तों जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे है एल्बो ज्वाइंट, किस प्रकार का ज्वाइंट है दोस्तों? तो ये हिंज ज्वाइंट है। क्या है आपका? ये हिंज ज्वाइंट है दोस्तों आपका एल्बो ज्वाइंट, ये ध्यान दे दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? तो विलियम हार्वे का नाम सुने होंगे दोस्तों। उन्होंने क्या किया था? रक्त परिवहन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र के दोस्तों खोज किए थे। विलियम हार्वे का नाम याद रखना है आपको। पित्त रस का कार्य क्या होता है दोस्तों? ये पित्त रस क्या करता है? वसा का एमल्सीकरण करता है। क्या करता है? वसा का एमल्सीकरण करता है दोस्तों। और जो पित्त होता है उसको जमा करने का भी दोस्तों ये काम करता है। जो पित्ताशय जो उसमें होता है निर्माण नहीं करता, बनता आपका पित्त कहाँ बनता है? यकृत में बनता है, याद रखिएगा। कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपका पित्त अम्लीय होता है दोस्तों। पित्त अम्लीय नहीं तो बल्कि क्षारीय होता है। क्या होता है? ये आपका क्षारीय होता है, ये दिमाग में डाल लीजिएगा दोस्तों। आपका पित्त क्या होता है दोस्तों? ये क्षारीय होता है। पेस मेकर दोस्तों क्या करता है? ये आपका हृदय संबंधित है। क्या है आपका? पेस मेकर का संबंध किससे है दोस्तों? तो आपका हृदय जो है उससे संबंधित है दोस्तों। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो बता दिए थे आपको, आरबीसी ऑक्सीजन को दोस्तों परिवहन करने का काम करता है। और डब्ल्यूपी दोस्तों आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थ का अवशोषण करता है? कौन करता है? तो आपका दोस्तों लीवर। जब जहर वहर खाते हैं तो जो डॉक्टर होता है दोस्तों पोस्टमार्टम करता है, तो क्या हुआ, कैसे, कौन सा जहर खाने से मरा है, क्या है, तो जो जहर खाने का जो अंश बचता है वो आपका लीवर में दोस्तों जाकर जमा हो जाता है। यह ध्यान दीजिएगा। वहीं पर क्या होता है? इसका जांच करता है तो पता चलता है दोस्तों। आगे रक्त का कौन सा अवयव शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन दोस्तों, क्योंकि ये इसमें आरबीसी में दोस्तों आपको मिलता है। तो यही आपका ऑक्सीजन का काम करता है शरीर में। मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य होता है दोस्तों? ये क्या करता है? वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण, और वसा में बता दिए कि वसा के लिए एमल्सीकरण का काम करता है। ये विलय वाले विटामिनों का दोस्तों अवशोषण करने का ये काम करता है आपका पित्त। आगे है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रावन कहाँ से होता है दोस्तों? ये आपका परिपक्व अंड जो होता है दोस्तों, वहाँ पर आपको ये वहाँ से आपका ये निकलता है। स्रावन मतलब वहाँ से निकलने का काम ये दोस्तों करता है। आगे है हमारा कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? बता दिए। पेशी मतलब मांसपेशी को जोड़ने का क्या, उसको टेंडन बोलते हैं, हिंदी में उसको कंडरा बोलते हैं। और हड्डी फड्डी जो उसको क्या बोलेंगे? आपका लिगामेंट दोस्तों हम लोग बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग का अगला प्रश्न है, यहाँ मिलाना है कुछ आपको हमारे शरीर का दोस्तों दिए हुए हैं। एड्रिनल, एस्ट्रोजन, इंसुलिन दोस्तों हो गया आपका। आइए फेरोमेंस हो गया। तो जो आपका फेरोमेंस हो गया दोस्तों, ये गुस्सा डर हो गया। एड्रिनल जो होता है ये एस्ट्रोजन के बारे में बता दीजिए, महिला में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। इंसुलिन जो होता है ये ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम करता है। तो सी का क्या है? 4। सी का 4 आपको कहाँ दिख रहा है? देख लीजिए, नहीं मिला लेते हम लोग। तो सी का 4 आपका यहाँ दिख रहा है। तो 4 अब कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है। और 1 मिनट भाई रुक जा, एड्रिनल रुको, एड्रिनल महिला में होता है। हाँ, एड्रिनल महिला में होता है, ये ठीक है। एड्रिनल आपका महिला में होगा, रुकिए 1 मिनट। हाँ, एड्रिनल जो ग्रंथि दोस्तों होता है क्या होता है? ये गुस्सा डर। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के साथ मतलब कि आपका बहस होता है, तो एड्रिनल क्या होता है? तो इसी को लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एड्रिनल को लड़ो उड़ो हार्मोन। मतलब कि मान लीजिए कि कभी कभी देखते होंगे बच्चों में क्या होता है दोस्तों, कि बच्चे क्या होते हैं? मार करके भाग जाते हैं दोस्तों। तो गुस्सा दिलाने का काम और डर, आपके मन में डर लाने का काम दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि करता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपका पहला का ए मतलब कि ए का दोस्तों एक ही हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। उसके बाद तो आपका एस्ट्रोजन जो बता दिए महिला में होता है। क्या होता है? महिला में होता है। तो हम ठीक जा रहे थे। एस्ट्रोजन क्या होता है? महिला में दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। तो पहला का आपका 1 और दूसरा का हो जाएगा 3। पहला का 1 हो गया, दूसरा का 3। हम लोग बिल्कुल सही जा रहे थे। उसके बाद हम लोग आते हैं जो आपका ये इंसुलिन है दोस्तों, क्या करता है? तो इंसुलिन आपका ये साथी आकर्षित करना, गंध आकर्षित शक्ति से माध्यम से, नहीं ये आपका तो नहीं होना चाहिए। हाँ ये ठीक है। ये क्या करता है? ये ग्लूकोज को दोस्तों नियंत्रित करने का काम करता है। और ये आपका साथी आकर्षण हो गया, ये इसमें दोस्तों आपका ये जाएगा।
यहाँ पर देख लीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है। तो दोस्तों प्यूटरी, अगर मान लीजिए कि प्यूटरी जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी दोस्तों कहते हैं, याद रखिएगा मास्टर ग्रंथि बोलेगा तो प्यूटरी को कहते हैं दोस्तों। ये हमारे शरीर में जितने भी अगर हार्मोन की बात करें दोस्तों तो अधिकांश हार्मोन आपका ये प्यूटरी ग्रंथि से दोस्तों निकलता है। इसको हम लोग पीयूष ग्रंथि के दोस्तों नाम से भी जानते हैं, पीयूष ग्रंथि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, आप याद रखिएगा। अगर आप भूल जाइए कहाँ से क्या निकल रहा है, हार्मोन के बारे में बोलेगा, आपको याद नहीं रहेगा तो दोस्तों ये आपका पीयूष ग्रंथि जो प्यूटरी ग्रंथि दोस्तों उसको टिक करके आइएगा। आपका आंसर दोस्तों 90% चांस रहेगा कि आपका सही ही होगा। आगे हम लोग आते हैं कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl हार्मोन मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है दोस्तों स्रावित करता है, कौन करता है तो आपको पता है अमाशय करता है। हमारे शरीर में दोस्तों HCl का निर्माण होता है। आगे हम लोग आते हैं कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है तो लाइसोजाइम। कौन करता है? लाइसोजाइम। देखते होंगे बचपन में जो बच्चे होते हैं क्या होते हैं, जमीन पर गिरा कोई चीज़ उठाकर मुंह में डाल लिया तो दोस्तों ये क्या होता है, ये आपका मुख में दोस्तों देखने के लिए मिलता है लाइसोजाइम। तुरंत क्या करता है दोस्तों अपना एक्टिव हो जाता है और जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको दोस्तों क्या करता है, उसको तुरंत दोस्तों खत्म कर देता है। बच्चों में देखते होंगे 100 मिलीलीटर रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन दोस्तों पाया जाता है तो लगभग दोस्तों आपका 15 ग्राम आपको 100 मिलीलीटर में आपको देखने के लिए मिला। मतलब समझिए कि 100 ग्राम। गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है दोस्तों तो ये प्लेसेंटा से प्राप्त होता है, क्योंकि बच्चे आपको यहीं पर दोस्तों देखने के लिए मिलते हैं। वहीं से क्या होता है दोस्तों आपको वहीं से पोषण इसको मिलता है। आहार नली के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग तो सिरोसा कहते हैं। जो आहार नली का सबसे बाहरी परत होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिरोसा। मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है तो दोस्तों ये फुफ्फुस धमनी जो होता है दोस्तों ये ऑक्सीजन रहित मतलब कि अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। धमनी और सीरा, तो धमनी हमारे शरीर में दोस्तों शुद्ध रक्त का परिवहन करती है मतलब ऑक्सीजन युक्त, और जो सीरा होता है दोस्तों क्या होता है ऑक्सीजन रहित मतलब कि अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। लेकिन दोस्तों फुफ्फुस धमनी है दोस्तों ये उल्टा काम करती है, क्या करता है अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, और फुफ्फुस जो सीरा है दोस्तों क्या करता है वो आपका शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। दोनों को याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनीय संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं तो बता दिए थे आपका अप्रायुष्युग्म प्लेसेंटा दोस्तों कहा जाता है। आगे है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 दोस्तों होता है, कहाँ गया 120/80, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे है मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों तो कंठ द्वारा, कहाँ से होता है कंठ द्वारा। अभी हम बोल रहे हैं दोस्तों ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हो रहा है तो कंठ के द्वारा दोस्तों उत्पन्न होता है। बोमेन संपुट किसका भाग दोस्तों, तो बोमेन संपुट का संबंध दोस्तों क्या होता है ये उत्सर्जन तंत्र में दोस्तों होता है, एक तरह का छन्ना पात्र होता है, जैसे छन्नी देखें ना छन्नी उस तरह का दोस्तों क्या होता है इसकी बनावट होती है, ये ध्यान दीजिएगा। ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। तो इसीलिए आप कोई भी सब्जेक्ट को टॉपिक को पढ़ते हैं तो तभी आप उसको बता पाइएगा कि किसका भाग है, क्योंकि आपको प्रश्न कभी कभी अंदरूनी भी दे देता है दोस्तों। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है, मतलब कि यहाँ पर नर से मतलब कि कोई भी यहाँ पर दो भाग दिया है नरों का दोस्तों मतलब पुरुष का, तो पुरुष से संबंधित कौन है तो आपका यहाँ जो प्रोटीन ग्रंथि जो आपका है टेस्टोस्टेरोन है दोस्तों, आप शुक्राणु है, ये जो मानव का जो जनन अंग है दोस्तों वहाँ पर आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा। आगे हम लोग आते हैं कि कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है तो ये शुक्रवाहिका दोस्तों पुरुष में होता है, महिला में नहीं होता है। आगे हम लोग आते हैं अंतः श्वसन सभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब दोस्तों क्या होता है कम होता है, तभी आप अंतः श्वसन कर सकते हैं अन्यथा नहीं। अम्लीय जठर रस 10 जो स्रावित होता है कहाँ से निकलता है तो अमाशय। वही अम्लीय जठर रस के बारे में HCl के बारे में बात कर रहा है भाई और कुछ नहीं है। आगे हम लोग आते हैं रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन रक्तवाहिनी बताती है कि ये विपरीत तरीके से मतलब कि अशुद्ध रक्त का परिवहन सीरा करती है। तो रक्त के हृदय की ओर विपरीत प्रवाह मतलब कि हृदय की तरफ न जा करके कह रहा है विपरीत दोस्तों उसको ले जाने का काम कर रहा है, कौन करता है तो ये सीरा काम करता है। आगे हमारा है कि प्रत्येक वृक्क में कौन से अंग निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं दोस्तों तो वृक्क में आपको वृक्काणु देखने के लिए मिलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इनकी संख्या दोस्तों आपको मतलब कि अनलिमिटेड होती है, एक मतलब लाखों में होती है। एक मानव युग्मनज डैश होता है दोस्तों, ये द्विगुणित होते हैं मतलब दो डबल मिलने पर दोस्तों क्या कहलाता है आपका युग्मनज कहलाता है। मतलब कि मतलब मादा मेल फीमेल का जो दोस्तों आपका शुक्राणु अंडाणु मिलता है दोस्तों तो किसका निर्माण होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये क्या होते हैं द्विगुणित होते हैं, क्या होता है द्विगुणित होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना दोस्तों किस में होता है तो ये आपका मस्तिष्क में होता है। कार्पोरा दोस्तों हमारा मस्तिष्क का ही भाग होता है, ये याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं मध्य कर्ण दोस्तों, इसमें से कौन नहीं हड्डी नहीं पाया जाता है तो मध्य कर्ण बता दें हमारे कर्ण में क्या दोस्तों 6 प्रकार की हड्डी होती है। मध्य कर्ण दोस्तों आपका जो मैलियस दोस्तों है ये आपका देखने के लिए नहीं मिलता, यहाँ पर देखिए आपको बता रहा है
मध्य कर्म में 3 हड्डियाँ दोस्तों, छोटी हड्डियाँ होती है, जिसमें मैलियस हो गया आपका, इनकस हो गया, स्टेपिस कहा जाता है। इसमें हेमेट कलाई की दोस्तों हड्डी है, ये आपको कलाई जो आपका यहाँ पर है वहाँ पर देखने के लिए दोस्तों मिलता है, कान में दोस्तों आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन दोस्तों लगभग 65% दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। आगे हमारा है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। कितनी दोस्तों खोपड़ी के बारे में बात करेंगे तो 22 होती है, ये याद रखिएगा। कुछ ये भी याद रखिएगा, आपका जो चेहरे पर होता है 14 हड्डी होती है आपका, तो वो 6 पूरा होता है। मांसपेशी 639 होता है। कितना था? 639, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस तरह से याद रखिएगा। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया को चाहिए, क्या चाहिए? तो ऑक्सीजन। 2 तरह का ऑक्सीजन होता है, तो 2 तरह के श्वसन होते हैं। एक वायवीय जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है दोस्तों तो ये कहलाएगा। एक होता है, इसी में लगा दीजिएगा क्या लगा दीजिएगा? लगा दीजिएगा तो हो जाएगा अवायवीय, जो क्या होता है? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ तो वायवीय श्वसन, और जो अनुपस्थिति में दोस्तों क्या कहलाएगा? अवायवीय श्वसन दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। तो ऑस्टियोसाइट दोस्तों किस में पाए जाते हैं? तो हड्डी में। कहाँ पाया जाता है? अस्थियों में आपको पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। यही दोस्तों हम आज यहीं तक छोड़ते हैं। आगे दोस्तों हम लोग जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है, लगभग 173 किए हैं, तो लगभग दोस्तों हमारा 150 क्वेश्चन के आसपास, 150 क्वेश्चन नहीं 200 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों हमारा और बचेगा। 200 प्लस क्वेश्चन दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इस तरह से आपका बायोलॉजी में हो जाएगा। आप पीडीएफ दोस्तों को प्रोवाइड करवा देंगे, पीडीएफ जरूर पढ़ जाइएगा। तो इससे बाहर दोस्तों 1-2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो अधिकांश दोस्तों आपका PYQ से ही आपको ये आते हैं, बिहार पुलिस में आते हैं। क्योंकि बिहार पुलिस का जब से सिलेबस चेंज हुआ दोस्तों, तो उसका एग्जाम का पैटर्न भी दोस्तों क्या हो गया है, मतलब कि चेंज हो गया। नहीं तो सबसे टफ अगर बात किया जाए दोस्तों, जिसका अगर बिहार प्रकार कोई एग्जाम लेता तो बिहार पुलिस का ही लेता था दोस्तों पहले, लेकिन अब तो बहुत पैटर्न चेंज हो गया है, तो बहुत बदलाव आ गया है। क्योंकि इसका दोस्तों कोई सिलेबस नहीं था, लेकिन इसका सिलेबस बन गया है। कहाँ से प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, जैसा कि आप 21,000 के भर्ती में देख चुके होंगे। जो बच्चे बता दिए हैं कि जो नहीं किए हैं PYQ, वो PYQ कर लीजिए। PYQ करना दोस्तों आपके लिए अनिवार्य है। लास्ट टाइम में कर लीजिएगा तो और आपके लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन PYQ जरूर कीजिएगा दोस्तों, इससे आपको समझ आ जाएगा, एक तरह का आत्मविश्वास दोस्तों आपके अंदर आ जाएगा। बाकी जैसे तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी दोस्तों बरकरार रखिएगा। और जैसा कि बता दिए कि जो आपका प्राइमरी काम पहले था उसको छोड़िए, और अपने जो अध्ययन को है दोस्तों उसको प्राथमिकता दीजिए। मतलब पहला अपना स्टडी को प्राइमरी बनाइए, और बाकी जो आपके काम है दोस्तों उसको बाद में होता रहेगा। उसको वो काम अभी कभी कभी खत्म होने वाला नहीं है दोस्तों, लेकिन जो समय भी आपके पास आया हुआ है वो दोस्तों चला गया तो फिर वापस ही आने वाला नहीं है। तो जितना ज़्यादा प्रयास दोस्तों अपने स्टडी पर फोकस कीजिए, और जो दोस्तों जितना आप पढ़े हैं दोस्तों उसी को बार बार रिवीजन कीजिए दोस्तों। और PYQ जैसा बता दिए कि हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे हमारे चैनल पर। जो भी आपको कंटेंट दिए उससे भी आप देख करके दोस्तों जो भी आपको डाउट्स है उसको भी क्लियर कर सकते हैं। बाकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, मन लगा के पढ़िएगा दोस्तों। जो भी समय बचा हुआ है उसको बेकार जाने नहीं दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।